नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं खबरों की तह तक। लोकसभा के लिए चुनाव खत्म होने की ओर है। फकत 2 चरणों के मतदान बचे हैं। फिर आखिरी चरण की वोटिंग के साथ 1 जून को एग्जिट पोल की गहमा गहमी और 4 जून को रिजल्ट। फिर भी हम आज एक ऐसे तथ्य की तह तक जाएंगे जिससे रिजल्ट के बाएं दाएं काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। लोकसभा की 543 सीटों में से 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 35% से अधिक हैं। इनमें 14 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश की हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल है जहां 35% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली 13 सीटें हैं। बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। इसी तरह केरल में 8, असम में 7, जम्मू कश्मीर में 5, बिहार में 4, मध्य प्रदेश में 3 और दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना की 2-2 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 35% से अधिक है। तमिलनाडु में भी एक ऐसी सीट है। इनके अलावा देश में 50 से 60 लोकसभा की सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम वोटर 18 से 28% हैं, यानी जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह देखें तो देश भर में लगभग 125 सीटें ऐसी हैं जहां बिना किसी मशक्कत के बीजेपी विरोधी पार्टियां भारी हैं। ऐसी 10 सीटें हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश में हैं तो 5 बिहार में हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो यूपी और बिहार की कुल आबादी में करीब 20 से 22% तक मुस्लिम हैं। इन सीटों पर दलितों और अति पिछड़ों के साथ मुसलमानों के आ जाने से डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। जातिगत जनगणना और मुस्लिम आरक्षण के नैरेटिव के पीछे दरअसल यही बड़ी वजह है। इस तरह देखें तो बीजेपी विरोधी पार्टियों या गठबंधन के पास लोकसभा की 543 सीटों में लगभग 125 सीटें बिना लड़े ही हाथ में आ सकती हैं। बाकी 418 सीटों पर मेहनत करने से अगर 147 सीटें भी आ जाएं तो सरकार बनाने के लिए 272 के जादुई आंकड़े को आसानी से छुआ जा सकता है। इस लिहाज से विपक्ष का पड़ला वाकई भारी लगता है। शायद इन्हीं बातों को भांपते हुए विपक्ष ने उन सीटों में से अधिकतर पर मुस्लिम कैंडिडेट देने से परहेज किया है जहां मुस्लिम वोटर 18 से 28% हैं। ऐसे में वोटर सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम में नहीं बंट पाएंगे। उल्टे अन्य जातियों के वोट बच जाने से विपक्ष को लाभ पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इंडी गठबंधन ने उन सीटों में से अधिकतर पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिए जहां मुस्लिम प्रभाव डालने की स्थिति में है। ऐसा सिर्फ हिंदू मुस्लिम में सीधे बंटवारे को रोकने के लिए किया गया है। वैसे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से खुंदक में ये काम किया बहुजन समाज पार्टी ने। जैसे लखनऊ में सबसे अधिक 23% मुस्लिम, 14% ब्राह्मण और 2.08% दलित मतदाता माने जाते हैं। इसलिए लखनऊ से सरवर मलिक को बसपा ने कैंडिडेट बनाया। इसी तरह अंबेडकर नगर में 28% दलित और 15% मुस्लिम मतदाता हैं, जो यहां बसपा के कमर हयात अंसारी को खड़ा कर दिया। श्रावस्ती में 28% मुस्लिम और 17% दलित मतदाताओं को देखते हुए बसपा ने मईउद्दीन अहमद खान को कैंडिडेट बना दिया। 2019 में बसपा इसी समीकरण से अंबेडकर नगर और श्रावस्ती सीट जीती थी। डुमरियागंज में चूंकि मुस्लिम 26% और दलित प्रतिशत हैं, इसलिए बसपा यहां से भी मोहम्मद नदीम मिर्जा को टिकट दिया। संत कबीर नगर में मुस्लिम 18% व दलित 28% हैं, तो नदीम अशरफ बसपा से चुनाव लड़े। आजमगढ़ में दलित 28% और मुस्लिम 18% हैं, तो वहां महमूद अहमद को टिकट मिला। महाराजगंज में भी लगभग 15% मुस्लिम और 22% दलित वोटर देख मोहम्मद मौसमे आलम को टिकट दिया गया। बीजेपी के लिए इसमें पॉजिटिव बात यही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दलित और अति पिछड़े अंत तक उसके साथ मजबूती से खड़े रहे थे। सोने पर सुहागा ये कि 3 तलाक आदि पर मोदी सरकार के फैसलों से खुश मुस्लिम महिलाओं ने भी जमकर वोट दिए थे। इसलिए तब जब केंद्र में दोबारा मोदी सरकार बनी तो विपक्ष भौंचक्का रह गया था। इस बार पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब जैसे राज्यों को छोड़कर देश भर में विपक्षी गठबंधन ने साझा उम्मीदवार दिए हैं, यानी बीजेपी से सीधा मुकाबला है। अभी तक का ट्रेंड
बता रहा है कि यूपी को छोड़कर बाकी जगहों पर इंडी गठबंधन को मुस्लिम वोट एक मुश्त मिल रहे हैं। इसलिए सवाल के जवाब खोजे जाने चाहिए कि क्या इंडी गठबंधन ऐसी अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठा पाएगा, क्योंकि देश के किसी कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ना तो कोई नाराजगी है और ना ही अभी तक मोदी का ऐसा विकल्प सामने आया है जिसे वोट देने से कोई लाभ दिखता हो। अगर आप इसी तरह हमारे साथ जुड़कर खबरों की तह तक जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।